आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामास लेके आई हूँ। इस एपिसोड की स्टार्ट करते हैं जो कि ऑन गोइंग है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें 1500 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कायरा का युद्ध हो रहा था। इतनी देर में हम अपने मेन लीड की तरफ देखते हैं जिसका नाम दोहा था, जिसका मेन मकसद था कि वो जनरल को मारे, जिसकी वजह से वो सभी लोगों को मारते जाता है। और जैसे उसे मौका मिलता है वो सामने का एक तीर उठाता है और डायरेक्ट वो जनरल की छाती पे तीर को मार देता है, जिसकी वजह से जनरल की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। इसके बाद वो अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि वो जनरल की फैमिली को बंदी बना ले, जो बात सुन के उसके सिपाही मान जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जनरल के घर की तरफ देखते हैं जहाँ पे दोहा के आदमी पहुंच गए थे और दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम हानरी को देखते हैं जो कि हमारी मेन फीमेल लीड थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही थी और अपनी माँ से कहती है कि मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना। बट उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती नीचे बंद कर देती है, जिसकी वजह से दोहा के आदमी उसे पकड़ नहीं पाते। अब दोहा के आदमी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसकी माँ को वहाँ से बंदी बना के लेके चल जाते हैं, जिसकी वजह से हानरी काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल के सर को कलंक करके टांगा गया था। अब ये चीज़ देख के सभी लोग रोने लगते हैं। तभी वहाँ पे दोहा बताने लगता है कि जो भी इंसान मेरे साथ बगावत करने की कोशिश करेगा मैं उसका हाल यही करूँगा। इसके बाद वो तलवार निकालता है। तभी हम सामने हानरी को देखते हैं जो कि वहीं पे थी और अपनी माँ को देखे जा रही थी। तभी दोहा रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से हानरी की मॉम की मौत हो जाती है। अब हानरी ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी। तभी वहाँ पे दोहा सभी लोगों को कहने लगता है कि जो भी इंसान मेरी बात को मानेगा मैं उसकी जान को बख्श दूंगा, वरना उसका भी हाल ऐसे ही होगा जैसे सबका हो रहा है। अब ये चीज़ सुन के सभी लोग डरने लगते हैं। तभी फर्स्ट टाइम वहाँ पे दोहा हानरी को देखता है। अब हानरी काफ़ी गुस्से में उसे देख रही थी। इसके बाद शिनशिप होता है जहाँ पे हानरी प्रतिज्ञा लेती है कि वो दोहा को मार के ही रहेगी और इसके बाद वो अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करती है ताकि वो दोहा को मार दे। इसके बाद हमें रेड मून की रात को दिखाया जाता है जहाँ पे हानरी ने फाइनली दोहा को मार डाला था। अब जैसे उसे मार देती है तो वहाँ पे दोहा की सोल बाहर निकल के आ जाती है और वह हानरी की तरफ देखे जा रहा था और वो कह रहा था कि जब तक मैं तुम्हें मार ना दूँ तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। जैसे मैं तुम्हें मारूंगा मैं अपने सॉल से आज़ाद हो जाऊँगा। इसके बाद हानरी वहाँ पे अपनी खुदकुशी कर लेती है। अब जैसे वो अपने आप को पानी में डुबाती है तभी हमारा पास से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम युंगहाओ को देखते हैं जो कि सो के उठती है। तभी उसके कलीग उससे पूछते हैं कि तुम क्या सपना देख रही थी जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा स्वेटिंग कर रही हो। अब ये बात से वो कहने लगती है कि देखो मुझे नहीं पता मैं अपना सपना क्या देखती हूँ, क्योंकि हर दफ़ा मैं अपना सपना भूल जाती हूँ। जिससे वहाँ पे युंगहाओ के कलीग उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ये बात सुन के वहाँ पे वो नकारने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि युंगहाओ एक फायर फाइटर है। अब हमारे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी हुई थी तो वहाँ पे युंगहाओ पहुँच गई थी। इतनी देर में बिल्डिंग के लोग कहने लगते हैं कि वहाँ पे एक आदमी फंसा हुआ डॉग के साथ। अब ये बात सुन के वो डायरेक्ट युंगहाओ को खबर दे देता है। अब युंगहाओ तुरंत उस आदमी को खोजने लगती है। फाइनली वो आदमी को खोज लेती है, जिसकी वजह से वो लोग उस आदमी को रेस्क्यू कर लेते हैं और बाहर निकाल के आते हैं और जैसे उसे CPR देने की कोशिश करते हैं तो वो आदमी की सांस वापस आ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हम युंगहाओ को देखते हैं जो कि डॉग को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से फाइनली वो डॉग भी बच जाता है। अब सभी लोग वहाँ पे युंगहाओ की तारीफें करने लगते हैं। इतनी देर में वो आदमी भी अपने डॉग को पाके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और युंगहाओ को थैंक यू करने लगता है। कहने लगता है तुम्हारा थैंक यू कि तुमने मेरे डॉग को बचाया। जिसमें वो कहने लगती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं आपके डॉग को देखभाल करूँगी। जिससे वो आदमी भी अपने डॉग को युंगहाओ के हवाले कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे युंगहाओ की वीडियो हर जगह पे वायरल हो गई थी और सभी लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम युंगहाओ को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी वो मेट्रो स्टेशन में सोने लगती है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे सामने वाली लेडी उसे अपना सीट में बैठा देती है। अब जैसे वो वहाँ पे बैठती है तो सामने वाले इंसान के पास वो सर रख देती है जो कि मोंग था। अब मोंग उसे उठाने की कोशिश करता है। इतने देर में उसे अजीब से महसूस होने लगता है, जैसे कि लगता है कि उसके पास कोई स्पिरिट है। अब ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फीलिंग लेने लगता है। इसके बाद हम युंगहाओ को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसने अपना फ़ोन गंवा दिया। तभी सामने से वो मोंग आता है और उसे उसका फ़ोन दे देता है, जिसकी वजह से युंगहाओ उसका थैंक यू करने लगती है और कहती है कि आपका थैंक यू कि आपने मेरी हेल्प की। अब वो कहने लगता है कोई बात नहीं और उसे पूछता है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं, जिसमें युंगहाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो बोलने लगता है शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी वो कहने लगती है हाँ शायद टीवी में देखा होगा और वो टीवी की तरफ इशारा करती है, जिसकी वजह से मोंग उसे कहने लगता है अच्छा मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलत इंसान को देखा। अब जैसे वहाँ से युंगहाओ चली जाती है तो वहाँ पे मोंग पीछे की तरफ देखने लगता है जहाँ पे युंगहाओ
युहाओं के पीछे की तरफ एक स्पिरिट होती है। अब ये स्पिरिट को देख के वहाँ पे मॉन्क काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद वो अपने पास की मेमोरीज में चला जाता है, जहाँ पे वो चिपमॉन्क से बोलता है कि मैंने एक स्पिरिट को देखा, जिसमें चिपमॉन्क उसे कहने लगते हैं कि मुझे पता है जिस स्पिरिट को तुमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर होगी, क्योंकि वो आत्मा बदला लेने के लिए काफ़ी अरसे से वेट कर रही है। अब ये बात सुन के वहाँ पे मॉन्क काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे चिपमॉन्क उसे बताने लगते हैं कि वो ऐसी आत्मा है जिसे हम लोग कभी भी काबू नहीं कर सकते। यहाँ पे हम युहाओं को भी देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ उधर ही घूमने आई थी और फर्स्ट टाइम वहाँ पे ही मॉन्क ने उसे देखा था। अब इसके बाद वहाँ पे चिपमॉन्क उसे कहने लगते हैं कि तुम ऐसे आत्मा को इग्नोर करना कोशिश करो, क्योंकि हम लोग उसे काबू नहीं कर सकते। इसके बाद पास से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मॉन्क बस देखे जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम जून को देखते हैं जो कि एक्ट्रेस था और वो फायर ब्रिगेड का रोल कर रहा था। इतने देर में उसके नेक में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो बच्चे को डांटने लगता है। अब ये चीज़ से वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। अब तभी वहाँ पे डायरेक्टर उसे कहने लगती है कि तुम्हें अच्छा से रोल करना चाहिए, तुम उस बच्चे को कैसे डांट सकते हो। ये बात से वो कहने लगता है कि मुझे पता है मुझे क्या काम करना है, और वो उसके बाद वहाँ से चला जाता है सभी को डांट के, जिसकी वजह से उसका असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जाके उसे चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि तुम ऐसे हरकत कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपने रोल को सीरियसली लेना पड़ेगा। जिसमें वो कहने लगता है कि तुम जिस रोल को कह रहे हो उस लड़की ने तो एक कुत्ते को पकड़ा था, तुम मुझे बच्चे को कैसे पकड़ने के लिए दे सकते हो। अब ये बात से उसका असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जिम जाओ, अब तुमने जिम भी स्किप कर दिया। जो बात सुन के वहाँ पे जून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे कहने लगता है कि देखो मुझे कोई सा भी शूटिंग नहीं करना है, मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे अपने गर्लफ्रेंड से मिलना है। और इसके बाद वो वहाँ पे येसुल को कॉल करता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद हम येसुल को देखते हैं जो कि जून का वेट कर रही थी। तभी इतने देर में वहाँ पे जून आ जाता है। तभी येसुल उसे पूछने लगती है कि तुम्हारा शूटिंग का क्या हुआ, जिसमें वो कहने लगता है कि मैंने स्किप कर दिया। अब ये बात सुन के वो कहने लगती है कि तुम्हें अपना शूटिंग पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक क्यों करती हूँ। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे पता है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। अब ये बात सुन के वहाँ पे येसुल काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसके साथ खुश नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम हानमिन को देखते हैं जो कि जून का ब्रदर था। इतने देर में उसे पता चलता है कि उसके भाई का न्यूज़ वायरल हो रहा है येसुल के साथ, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा बैड कमेंट मिल रहे हैं। अब ये चीज़ देख के वो अपने लॉयर को कहने लगता है कि तुम इस चीज़ को हैंडल करो, जिसमें वो कहने लगता है ठीक है मैं इस चीज़ को देख लूँगा। इसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर रहा था। तभी वो सामने एलिवेटर के सामने वो देखता है कि येसुल के साथ उसका फ़ोटोज़ बना हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वहाँ पे फ़ोटोज़ बनाने लगता है। तभी एलिवेटर के दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से तेजू निकलता है और तेजू को देख वो काफ़ी ज़्यादा मुँह बनाने लगता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे तेजू से कहने लगता है कि अगर तुम्हें लोगों का वेलकम करने नहीं आता तो तुम मुँह चुप बन ही रखो। अब ये बात सुन के वहाँ पे जून कहने लगता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा टैलेंट काफ़ी ज़्यादा वेस्ट है, तुम क्यों दूसरों के लिए काम करते हो, तुम्हें तो इंडस्ट्री से छोड़ देना चाहिए। अब ये बात सुनिए वहाँ पे तेजू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने को दौड़ता है। तभी जून का असिस्टेंट उसे रोक देता है और जून को कहने लगता है कि तुम्हें लोगों के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तभी जून कहने लगता है कि मैंने कौन सा ही गलत बात किया, मैंने तो एडवाइस दिया। तभी तेजू कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि येसुल मेरे साथ हिस्टोरिकल ड्रामा शूट कर रही है। अब ये बात सुन के वहाँ पे जून कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें अपने भाई से पूछना चाहिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके अपने भाई के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं येसुल को लव करता हूँ, अब तुम कैसे करके उसे तेजू के साथ काम करने दे सकते हो। जिसमें उसका भाई उसे कहने लगता है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, तुम्हें पता है ये हिस्टोरिकल ड्रामा है, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। जिसमें वो अपने भाई को काफ़ी ज़्यादा मनाने लगता है बट उसका भाई मानता नहीं है। अब ये बात देख के वहाँ पे जून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है कि मुझे पता है कि मिस्टर शुक के जाने के बाद तुम ऐसे कर रहे हो। अब शुक का नाम सुन के वहाँ पे उसका भाई काफ़ी ज़्यादा अपसेट होने लगता है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे जून भी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे लॉयर को आते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे पता है आपके अपने भाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड है। जिसमें वो पूछने लगता है कि मुझे सुख का खबर दो, जिसमें बता देता है कि जेल से छूटने के बाद हमने अभी तक उसे देखा नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे देखूं। जिसमें वो मना कर देता है और उसके बाद वहाँ से लॉयर भी चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम युंगहाओ को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर शुक उसे काट देते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि जिसने उसे जान बचाई थी उसका नाम मिस्टर शुक था। अब जैसे ही उसका डॉग उसे वापस मिल जाता है तो वो अपने डॉग को लेके चला जाता है। जैसे वो जा रहा था तो वो डॉग युंगहाओ को देख के काफ़ी ज़्यादा भौंकने लगता है। तो उसका कलीग कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये डॉग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, जिसकी वजह से युंगहाओ भी उसे बाय करती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युंगहाओ सोई हुई थी। तभी उसे अजीब सा सपना आने लगता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है।
इस सपना में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे युंगहाओ छोटी थी और अपने पापा को बुलाए जा रही थी, बट उसके पापा सुनते नहीं है। पीछे से हमें एक सोल को दिखाया जाता है जो कि दोहा का था, जो कि इसे देख रहा था और वो युंगहाओ की हेल्प करता है सोने में, जिसकी वजह से युंगहाओ को अच्छी खासी नींद आती रहती है और वो आराम से सो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम जुन को देखते हैं जो कि येसुल के था, और येसुल उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तेजू के साथ काम कर रही हूँ। जिसमें वो कहने लगता है कि तुमने इसके साथ काम क्यों किया, तुम मेरे साथ भी तो काम कर सकती थी। जिसमें वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि ये हिस्टोरिकल ड्रामा है। अब ये बात सुन के जुन कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक्टिंग करके दिखाता हूँ, और वो एक्टिंग करने लगता है। अब ये एक्टिंग देख के वहाँ पे येसुल काल से गुस्से में जा ही रही थी, तभी वहाँ पे जुन इसे रोक देता है और उसे सॉरी कहता है। और तभी वहाँ पे येसुल कहने लगती है कि मुझे पता है कि आज हमारे 300 दिन हो गए हैं एक दूसरे से मिले हुए, और उसके बाद उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे जुन सोया हुआ था और उसका असिस्टेंट उसे बुलाने की कोशिश करता है। तभी इतनी देर में उसे एक कार्ड मिलता है जहाँ से उसे पता चलता है कि येसुल ने इसे डंप कर दिया। अब इसके बारे में वहाँ पे जुन को नहीं पता होता। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे उठाने की कोशिश करता है, बट वो उठता नहीं है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि ये बेहोश हो गया है, और उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे उसका भाई उसका वेट कर रहा था और उसे कहता है कि तुम्हारी हालत कैसी है। जिसमें वो कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। और तभी उसका भाई इतना ज़्यादा वॉरिड होने लगता है कि वो बोलने लगता है कि आखिर इसका हालत ऐसे क्यों हुआ। जिसमें उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ पे जुन कहने लगता है कि मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर ली, जिसकी वजह से मेरा ऐसे हालत हुआ। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असिस्टेंट उसके ब्रदर को सारा बात बता देता है कि येसुल ने इसे डंप कर दिया और उसे अभी तक नहीं पता। ये बात सुन के वो कहने लगता है कि तुम अभी उसे मत बताना, वरना उसकी हालत बिगड़ सकती है। जिसमें वो भी मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम युंगहाओ को देखते हैं जहाँ पे चिप उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें शूटिंग के लिए इन्वेस्ट किया गया है। जो बात सुन के युंगहाओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें शूटिंग प्लेस का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग गैदरिंग हुए थे। वहाँ पे युंगहाओ भी खड़ी थी और वहाँ पे जिन भी आया हुआ था। इतने देर में यहाँ पे युंगहाओ को बुलाया जाता है, जिसकी वजह से वो आगे जाती है। अब जैसे वो आगे जा रही थी तो वो गिरते गिरते बचती है, जहाँ पे जुन से बचा लेता है। अब इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब इसके बाद वो लोग वहाँ पे फोटोज़ खिंचाते हैं और उन लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे उन्हें CPR देना था। तो युंगहाओ वहाँ पे जून को काफ़ी ज़्यादा सिखाने लगती है, बट वहाँ पे जून हमेशा उल्टा करते जाता था, जिसकी वजह से युंगहाओ उसे एक स्टेप बाय स्टेप सिखा रही थी। अब सभी लोगों को बोरिंग लगने लगता है तो लोग नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे युंगहाओ हैरान हो जाती है। तो इतने देर में वहाँ पे जून उसका हाथ हटाने को कहता है और वो फ़ोन में लग जाता है, जिससे युंगहाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम फ़ोन में लगे हुए हो। बट जून उसकी कोई भी आंसर नहीं करता, जिसकी वजह से वहाँ पे युंगहाओ उसका फ़ोन ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पे जून उसका पीछा करने लगता है और उसे कहने लगता है चुपचाप मेरा फ़ोन वापस कर दो। बट वहाँ पे युंगहाओ उसका फ़ोन देने को राज़ी नहीं होती और उसे कहती है कि CPR इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल तुम बना रहे हो। अब ये बात सुन के वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनना, चुपचाप मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। जिसकी वजह से युंगहाओ गुस्से में आ जाती है और उसे मारने लगती है। कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपना काम छोड़ के तुम्हारे बकवास काम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए। जिसकी वजह से वो मान जाता है और कहने लगता है मेरा हाथ छोड़ो और उसे कहता है कि चुपचाप मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो। अभी से वो कहने लगती है ठीक है ये फ़ोन ले लो, नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कोई इसका फ़ोटोज़ बना रहा था। इसके बाद वहाँ से जून चला जाता है, अपने असिस्टेंट को कहने लगता है कि मुझे उस लड़की का नाम पता करके दो जिसने मुझे अभी मारा। जिसमें असिस्टेंट उसे पूछने लगता है किसने तुम्हें मारा। इसके बाद जैसे वो दिखाने लगता है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि उसके हाथ में किसी ने बाइट कर दिया था। अब ये चीज़ देख के उसका असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे जून कहने लगता है कि मैंने ये येसुल का पता तुम्हें मंगवाया था, तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम जून के ब्रदर को देखते हैं, हानमिन को, जो कि डॉक्टर के पास आया था, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई को कैंसर है। अब ये चीज़ सुन के वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसे कहता है कि कैंसर का कोई इलाज तो होगा, जिसमें वो लोग मना कर देते हैं। यहाँ पर हम जून को देखते हैं जो कि येसुल को कॉल करके कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो। जिसमें वो कहने लगती है कि बस मुझे ब्रेकअप चाहिए। अब जैसे वो फ़ोन कट जाता है इतने देर में वहाँ पे जून को अजीब सा महसूस होता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसके बेहोश होने के बाद उसकी कार चलने लगती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे हम युंगहाओ को देखते हैं जो कि उसका कार को नोटिस करती है। अब वहाँ पे वो जून को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी तरफ दौड़ने लगती है। बट दौड़ते दौड़ते इतनी देर में वो कार पानी के अंदर घुस जाती है, जहाँ पे युंगहाओ भी उस पानी के अंदर घुस के वहाँ पे जून को निकालने की कोशिश करती है, बट जून होश में नहीं आता, जिसकी वजह से वो शीशे को तोड़ देती है। अब
जैसे वो शीशा टूट जाता है तो वहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे वो जून को बाहर निकाल देती है और हवा में फेंक देती है। अब जैसे उसे को बाहर निकलने का टाइम आ जाता है, उसी टाइम उसका पैर फंस जाता है। अब पैर को निकालते टाइम उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब जैसे वो बेहोश हो जाती है तभी हम दोहा को देखते हैं, जो कि उसकी तरफ आ जाता है। वो अपने माउथ से युंगहाओ को सांस देने की कोशिश करता है। जैसे उसका काम बन जाता है तो वहाँ से दोहा गायब हो जाता है और उसके गायब होने के बाद यहाँ पे युंगहाओ को होश आने लगता है, जिसकी वजह से वो पानी से बाहर निकलती है, जहाँ पे उसका कलीग उसका हेल्प करता है। अब जैसे वो सामने देखती है तो वहाँ पे जून बेहोश पड़ा हुआ था और सभी लोग उसकी सांस लाने की कोशिश करते हैं, बट कोई भी उसका हेल्प नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से वहाँ पे युंगहाओ काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हॉस्पिटल में सभी लोग उसे सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे जून की सांसें वापस आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से युंगहाओ उसे देखे जा रही थी। इतनी देर में सभी लोग वहाँ पे गिरदरिंग हो जाते हैं, तभी डॉक्टर बता देते हैं कि जून की जान चली गई है। अब ये बात सुन के वहाँ पे युंगहाओ काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वो बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से उसके कलीग काफ़ी ज़्यादा उसके लिए परेशान हो जाते हैं और उसे लिटा देते हैं। यहाँ पे हम जून को देखते हैं जिसे डिक्लेयर कर दिया गया था, तभी वो युंगहाओ के हाथ को टच कर लेता है। अब यहाँ पे जून की बॉडी को देखते हैं जहाँ पे दोहा उसकी बॉडी के शरीर को कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से जितना भी चोट उसे लगा हुआ था सारा चोट हील होने लगता है और दोहा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उस बॉडी को देखने लगता है और कहने लगता है कि फाइनली मुझे इतने सालों बाद मुझे एक बॉडी मिली है और मैं ज़िंदा हो गया, जिसकी वजह से वो इविल से संभाल देने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम दोहा को देखते हैं जो कि युंगहाओ की तरफ जा रहा था और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है और वहाँ जाके वो बैठ जाता है युंगहाओ के पास। यहाँ पे हम युंगहाओ को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा सपने आ रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा डर के उठती है, जिसके जैसे वो सामने देखती है तो वहाँ पे जून था। अब जून को देख के बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जून उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक है ना, और उसके बाद उसे हक कर लेता है, जो बात से वहाँ पे युंगहाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद जैसे उसे हक कर लेता है तो वहाँ पे दोंगा सामने के टेबल से एक छुरी निकालता है और उस छुरी से वो युंगहाओ को मारने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानरी ने चाकू लिया हुआ था और वो दोहा को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसके बाद जैसे ये बात सुनता है तो दोहा उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पे हानरी एक तलवार निकालती है और डायरेक्ट उसके गले पे मार देती है। और इसी के साथ हमारा कट यही हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।